कभी सोचा है कि एक कामयाब बिजनेसमैन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? वही जो उसने स्कूल में सीखा। ज्यादातर बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनके मालिकों को लगता है कि सटीकता ही सब कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि असल कामयाबी गलतियों से ही मिलती है, गलतियां ही बिजनेस को संभालती हैं। पागलपन लगेगा, है ना? लेकिन अगले कुछ मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक ऐसा चौंकाने वाला मंत्र बताऊंगा जो आपके बिजनेस को बर्बादी से बचा सकता है या गलत शुरुआत से ही रोक सकता है। मेरे सफर के सबसे अहम पलों को याद करो। मेरी कामयाबी की वजह सही फैसले नहीं, गलतियां थीं, नाकामियां थीं। ये उससे बिल्कुल उल्टा है जो स्कूल में सिखाया जाता है। बचपन से ही हमें नाकामी से डरना सिखाया गया है। कम नंबर मिलने का मतलब था काबिल नहीं होना। गलती करना शर्मनाक था। लेकिन असल दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में गलती करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप विनम्रता और जिज्ञासा से अपनी गलतियों का सामना करने को तैयार हों। पहली बार जब मैंने कुछ बड़ा करने की कोशिश की तो मैंने कैश ऑफ फ्लो गेम लॉन्च किया। मेरा मकसद था फाइनेंस की शिक्षा को मजेदार और आसान तरीके से देना, जो स्कूल कभी नहीं कर सके। पर क्या हुआ? बर्बादी। किसी को गेम समझ नहीं आया, किसी ने खरीदा नहीं, और मैं ढेर सारे डिब्बों और खोए हुए पैसों से घिर गया। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। लेकिन हार मानने की बजाय मैंने खुद से सवाल किया, इस नाकामी से मुझे क्या सीखना है? और इसी से पैदा हुआ रिच डैड पुअर डैड। मैंने इस किताब में गेम के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया, और अचानक एक हार एक वैश्विक कामयाबी बन गई। ओपरा के शो में गया, बिक्री आसमान छू गई। लेकिन यह सब कुछ तब नहीं हो पाता अगर मैं पहले नाकाम न होता। और ध्यान रखें, यह पैटर्न मेरी जिंदगी में बार बार दोहराया गया। मेरी पहली कंपनी सर्फर्स के लिए बैग बनाने वाली डूब गई। दूसरी रॉक बैंड के सामान बनाने वाली, वो भी डूब गई। मैंने एक से ज्यादा बार सब कुछ गंवाया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हर गिरने ने मुझे सोचने, बदलने और आगे बढ़ने पर मजबूर किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार नाकामी के डर से कोशिश करना छोड़ दिया? कितने आइडियाज कागज पर ही रह गए क्योंकि आपको लगा कि वो काम नहीं करेंगे? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी गलती ही आपको कामयाबी तक ले जा सकती है? देखिए, इस स्लैक को आप जानते ही होंगे। आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक गेम के तौर पर हुई थी। एक नाकाम गेम कामयाब हुई उस टीम की इंटरनल चैटिंग टूल। नाकामी ने असली मौका दिखाया। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन आपको चौकस रहना होगा, गलती का विश्लेषण करने और पूछने को तैयार रहना होगा, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? ज्यादातर लोग गलती को फुल स्टॉप समझते हैं। मैं उसे कॉमा समझता हूं। ये इशारा है कि दिशा बदलने का वक्त आ गया है। और इससे भी ज्यादा, ये याद दिलाता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि जो रुका हुआ है, डर से जड़ हो गया है, वही असली में नाकाम हो रहा है। और मैं समझता हूं, गलती करना दर्द देता है। किसी को बेवकूफ, अक्षम, हारा हुआ महसूस करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि नाकामी ही शौकीन और प्रोफेशनल को अलग करती है, सपने देखने वाले और कामयाब करने वाले को अलग करती है। स्कूल ने हमें गलतियों से बचने का सिखाया, सही जवाब ढूंढने का। लेकिन बिजनेस की दुनिया में सही जवाब नहीं होता। कोशिश, गलती, सीखना, सुधार होता है। आप गलती करते हैं, सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ज्यादा समझदारी, तैयारी और दूरदर्शिता के साथ। एक आंकड़ा सुनिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अध्ययन में पता चला है कि जो उद्यमी पहले नाकाम हो चुके होते हैं, उनकी अगली कोशिश में कामयाब होने की संभावना उनसे ज्यादा होती है जो कभी नाकाम नहीं हुए। क्योंकि वे जानते हैं कि क्या नहीं करना है। उन्होंने दर्द में सीखा है, और दर्द वो सिखाता है जो थ्योरी कभी नहीं सिखा सकती। मैं अपनी पहली नाकामी पर ही रुक सकता था, मान सकता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने समझा कि गलती कोई बाधा नहीं थी, ये एक सीढ़ी थी। और जितनी जल्दी मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ना सीखता, उतनी ही जल्दी मैं ऊपर पहुंच जाता। ज्यादातर लोग सुरक्षा चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, लेकिन ज्यादा सुरक्षा विकास के लिए जड़ है। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं, गलती करना आपको डुबोता नहीं है, गलती करने का डर आपको छोटा रखता है। इसलिए अगली बार जब कुछ आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, खुद को दोष देने या हार मानने से पहले रुक जाइए, सांस लीजिए और पूछिए, ये मुझे क्या दिखाना चाह रहा है? अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? गलतियां अंत नहीं हैं, ये शुरुआत है, अगर आप इन्हें सही नजरिए से देखें तो। और यकीन मानिए, इस नजरिए में वो राज छुपा है
जो आपके बिजनेस और शायद आपकी जिंदगी को बचा सकता है। लंबे समय तक मुझे कहा गया कि मैं अपना हुनर बर्बाद कर रहा हूं। मरीन फोर्स छोड़ने के बाद मुझे एक स्थिर नौकरी करनी चाहिए, बेनिफिट्स, पक्का वेतन और रिटायरमेंट प्लान के साथ। और कुछ समय तक मैंने ये सलाह मानी भी, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता था। मैं उस काम के लिए काम करना चाहता था जो पैसा नहीं दे सकता, ज्ञान, अनुभव, असली हुनर। इसलिए मैंने जेरोक्स ज्वाइन की, वेतन के लिए नहीं, क्योंकि मुझे सेलिंग सीखनी थी। और मुझे पता था कि बिना सेलिंग सीखे कोई भी असली उद्यमी नहीं बन सकता। मैं शर्मीला था, मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि यही मेरा विकास है। इसलिए मैंने सामना किया। दिन भर दरवाजे पर दरवाजा खटखटाता रहा, ना कहने सुनता रहा, गालियां सुनता रहा, हर कोशिश से सीखता रहा कि कैसे बेहतर कम्युनिकेट करूं, दूसरे की जरूरत को कैसे समझूं, ज्यादा स्पष्ट, सीधा और कारगर कैसे बनूं। आसान नहीं था, लेकिन 4 साल बाद मेरे पास कुछ ऐसा था जो स्कूल कभी नहीं दे सकता था, असली आत्मविश्वास और व्यावहारिक हुनर। और यहां एक बात है जो कोई आपको नहीं बताता, सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। ये एक आइडिया प्रेजेंट करना, विजन डिफेंड करना, दूसरे को फैसला लेने के लिए प्रेरित करना है। सेलिंग वही है जो आप करते हैं जब आप किसी पार्टनर को, इन्वेस्टर को, क्लाइंट को या फिर किसी एम्प्लॉई को उस चीज में विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं जिसे आप बना रहे हैं। जो सेलिंग नहीं सीखता वो कुछ नहीं बनाता। आजकल कई लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं। उद्यमी बनना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, जीरो से कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन ना कहने से डरते हैं। ऑनलाइन स्टोर बनाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करना चाहते। और जब बिजनेस काम नहीं करता तो मार्केट को दोष देते हैं, क्राइसिस को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि क्या कमी थी। बेसिक सीखना, सेलिंग सीखना। अगर आप आज नौकरी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और खुद से पूछें, आप इस नौकरी में सिर्फ वेतन के लिए हैं या फिर आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आप एक ऐसा हुनर सीख रहे हैं जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहे हैं तो आप दूसरों का करियर बना रहे हैं, अपना नहीं। लोग नौकरी की अहमियत तब नहीं समझ पाते जब वे सिर्फ बिल चुकाने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी नौकरी को प्रैक्टिकल स्कूल के तौर पर देखें? क्या होगा अगर आप हर काम, हर चैलेंज, हर प्रेशर को कुछ बड़ा करने के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा समझें? मैंने जेरोक्स में यही किया। मुझे वो माहौल पसंद नहीं था। मुझे रिपोर्ट्स, टारगेट्स, बेशुमार मीटिंग्स पसंद नहीं थे। लेकिन मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आता था जहां मुझे रिजेक्ट किया जाता था, क्योंकि हर ना मुझे और तेज बनाता। और धीरे धीरे मैं गिरना मुश्किल हो गया। उससे मुझे मजबूती मिली। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। गैलेप के एक रिसर्च में पता चला है कि सबसे कामयाब लोग वो होते हैं जो काम को साधन के तौर पर देखते हैं, मंजिल के तौर पर नहीं। वे सिर्फ वेतन पाने के लिए वहां नहीं होते, वे आगे बढ़ने के लिए, कुछ निकालने के लिए वहां होते हैं। जानते हैं कि डूब चुके बिजनेसमैन का सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? वे कहते हैं मैंने सेलिंग नहीं सीखी। और जानते हैं कि कामयाब लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? वे कहते हैं जिस दिन मैंने सेलिंग सीखी मेरी जिंदगी बदल गई। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक टैलेंट है। या तो आप पैदा होते ही सेलिंग जानते हैं या फिर आपके बस की बात नहीं। ये झूठ है। सेलिंग एक हुनर है और किसी भी हुनर की तरह आप इसे प्रैक्टिस से विकसित करते हैं, कोशिश से, नाकामी से और रेपिटेशन से। मुझे याद है एक बार जब मैं बिजनेसमैन के ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन देने गया था, मैं बहुत नर्वस था। हाथ पसीने से तर थे, गला सूखा था। ये अनुभवी, अमीर और प्रभावशाली लोग थे और मैं वहां था, एक पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे आइडिया की वैल्यू है। मैंने बहुत बुरा परफॉर्म किया, बहुत बुरा। मैंने जो कुछ भी तैयार किया था उसमें से कुछ भी नहीं बता पाया। मैं शर्मिंदा, निराश और अपमानित होकर वहां से चला आया। लेकिन जानते हैं अगले दिन मैंने क्या किया? मैंने 2 और प्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि या तो मैं सीखूंगा या फिर मैं उसी जिंदगी में फंस जाऊंगा जिसे मैं पीछे छोड़ना चाहता था। और देखिए कितना मजेदार है। स्कूल सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये सालों तक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं सिखाता कि किसी को हाँ कैसे कहलाएं। कोई आपको ये नहीं सिखाता कि ना कैसे सुने, बिना खुद को अंदर से तोड़े हुए। और मजेदार बात है, ये वही हुनर हैं जो किसी बिजनेस को जिंदा रखते हैं। इसलिए अगर आज आप अपनी आजादी का रास्ता ढूंढ रहे हैं,
तो अलग तरह से सोचना शुरू करें। वेतन के लिए काम चुनना छोड़ दें। उन हुनर के लिए चुनें जो आपको विकसित करने के लिए मजबूर करेंगे, और खासकर उन कामों को चुनें जो आपको असहज बनाएं, क्योंकि इसी असहजता में आप बढ़ते हैं। और एक बात और, तैयार महसूस होने का इंतजार मत करिए, ऐसा कभी नहीं होगा। सेलिंग सीखने का सबसे अच्छा वक्त डर के साथ ही है, सब कुछ जाने बिना भी है, गलती करते हुए भी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा समय आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे और खुद के मालिक कम होंगे। ये कामयाब बिजनेस बनाने और किसी और के कर्मचारी के तौर पर जिंदगी बिताने के बीच का अंतर हो सकता है, जिसने वो सीखा है जो आप सीखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सोच समझकर फैसला करिए, आपका भविष्य इसी पर निर्भर है। बिजनेस शुरू करते वक्त आप सबसे खतरनाक काम जो कर सकते हैं वो यह है कि आपको लगे कि सिर्फ अच्छा आइडिया या भरोसेमंद पार्टनर मिल जाने से सब हो गया। मैंने कई उम्दा बिजनेस सिर्फ सेलिंग की कमी या मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती से डूबते देखा है जिसे लगभग कोई शुरुआत में नहीं समझ पाता। गलत लीगल स्ट्रक्चर। और जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो मैं उन ब्यूरोक्रेटिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें आप बाद में निपटा सकते हैं। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो आपने जो कुछ भी बनाया है उसे तबाह कर सकता है। बहुत से लोग अपना बिजनेस पर्सनल कैपेसिटी में अपने सीपीएफ में बिना किसी सुरक्षा के शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि यह आसान है, भरोसे पर सब चल जाएगा, और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है और आपके पास जो कुछ भी है बिल्कुल सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी बचत, आपकी पर्सनल संपत्ति, सब कुछ किसी कर्ज या किसी ऐसे केस की वजह से ले लिया जा सकता है जिसका आपने खुद ही किया नहीं। और भी बुरा तब है जब दो लोग मिलकर हाथ मिलाकर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना क्लॉज के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिट के पार्टनर बनकर कंपनी शुरू करते हैं। इसे जनरल पार्टनरशिप कहते हैं और ये बिल्कुल बिजनेस करने का सबसे खतरनाक तरीका है। आप ऑटोमेटिकली दूसरे के फैसलों के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं, भले ही आपने उनसे कभी सहमति ही ना दी हो, भले ही आपसे कभी पूछा ही ना गया हो। मैं आपको फिनिक्स में हुआ एक मामला बताता हूं। दो आदमियों ने एक टिम्बर कंपनी खोली। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन एक पार्टनर की बेटी ने किसी को टक्कर मार दी। जानते हैं क्या हुआ? दूसरे पार्टनर को, जिसका एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था, जिम्मेदार माना गया, क्योंकि वे जनरल पार्टनरशिप में थे। एक साधारण हाथ मिलाने ने उसकी जिंदगी की आर्थिक स्थिति तबाह कर दी। बहुत लोगों को लगता है कि ये अतिशयोक्ति है, कम ही होता है। ऐसा नहीं है, ये हर रोज होता है और इसे एक साधारण कदम से रोका जा सकता था, सही स्ट्रक्चर चुनकर। आपके बिजनेस और संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्मार्ट और लीगल तरीके हैं। उनमें से एक है LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। दूसरा है LP, लिमिटेड पार्टनरशिप, और कॉरपोरेशंस भी हैं। ये स्ट्रक्चर आपके पर्सनल एसेट्स को आपके बिजनेस से अलग करने के लिए है। जब आपके पास LLC है और कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो केस सिर्फ बिजनेस को प्रभावित करता है। आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपकी पर्सनल संपत्ति शामिल नहीं होगी। ये सिर्फ लीगल सुरक्षा नहीं है, ये इनोवेट करने, रिस्क लेने, ज्यादा सुकून से बढ़ने की आज़ादी है। और सबसे जरूरी, ये अमीर लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि संपत्ति की सुरक्षा अमीरों का काम है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। जो थोड़ा है उसकी सुरक्षा करके ही आप भविष्य में ज्यादा बना पाएंगे। अमीर होने का इंतजार करना अमीरों की तरह काम करने के लिए एक गलती है। आप पहले कदम से ही अपनी सुरक्षा करना शुरू करते हैं, पहले क्लाइंट से, पहले कॉन्ट्रैक्ट से। ये मालिक की सोच है, लंबे समय तक सोचने की सोच है। अब मुझे एक बात बताइए जो मैं अक्सर देखता हूं और जो मुझे हमेशा परेशान करती है। कई नए उद्यमी कहते हैं, अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फॉर्मल हो जाऊंगा। लेकिन बिना सुरक्षा के बढ़ना रेत पर महल बनाना है। पहली ही तेज लहर सब कुछ बहा ले जाती है, और ये लहरें आती हैं, यकीन मानिए। कोई क्लाइंट आप पर केस कर सकता है, किसी एम्प्लॉय के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। समस्या ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, समस्या ये है कि कब होगा। जब मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मुझे पहली सलाह यही मिली, सब कुछ सुरक्षित रखें। और ये एक टैक्स एडवोकेट ने कहा था, जिसने दर्जनों इन्वेस्टर्स को सब कुछ गंवाते देखा था क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा नहीं की थी।
उस दिन से मेरी सभी कंपनियां, सभी एसेट्स, सभी प्रॉपर्टीज सही स्ट्रक्चर में रखी गईं। अलग अलग LLCs, हर एक का अपना काम, एक अकाउंटेंट और एक एडवोकेट की मदद से, क्योंकि पैसे के खेल में शौकीनियत महंगी पड़ती है। आपको लग सकता है कि यह आपके लिए बहुत एडवांस्ड है, कि यह महंगा है, कि यह काम का है, लेकिन मुझे पूरी स्पष्टता से कहने दीजिए, केस होना महंगा है। किसी टेक्निकल गलती की वजह से सब कुछ गंवाना महंगा है। ये मान लेना कि आपको इन सुरक्षाओं की जरूरत नहीं है सिर्फ इसलिए कि आप छोटा शुरू कर रहे हैं, ये महंगा है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। और जो अभी भी सोचते हैं कि इसका फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं, तो यहां एक आंकड़ा है। जो उद्यमी अपनी कंपनियों को शुरुआत से ही लीगली स्ट्रक्चर करते हैं, उनके 5 साल से ज्यादा तक एक्टिव रहने की संभावना औसतन 3 गुना ज्यादा होती है। SBA, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिसर्च के मुताबिक। मतलब बिजनेस को सुरक्षित रखना खेल में बने रहने की सुरक्षा भी है। मजबूत स्ट्रक्चर के बिना कोई टिकाऊ विकास नहीं होता, और स्ट्रक्चर की शुरुआत बैकग्राउंड में होती है जो कोई नहीं देखता, जो आप सोशल मीडिया पर आने से पहले, बेचने से पहले, बढ़ने से पहले करते हैं। शौकीन और प्रोफेशनल को अलग नहीं करता आइडिया, बुनियाद करती है। और अगर आपकी बुनियाद कमजोर है तो कुछ भी नहीं टिकेगा। अगर आपका पहले से ही बिजनेस है तो अभी देख लीजिए कि ये कैसा बना हुआ है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस स्टेप को मत छोड़िए, और अगर आपको इस बारे में समझ नहीं है तो मदद लीजिए। किसी अकाउंटेंट से बात करिए, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलिए। ये तब कर लीजिए जब तक समस्या आ ही ना जाए, क्योंकि जब आती है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा बिजनेस वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, वो है जो सबसे ज्यादा टिकता है, और टिकना उस इनविजिबल स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है जो सब कुछ संभालता है। ये वो डिटेल है जिसे लगभग कोई नहीं देखता, जो आपके बिजनेस को बचा सकता है। और यकीन मानिए, ये डिटेल्स ही हैं जो डूबने और सुरक्षित तरीके से तरक्की करने में फर्क डालते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस को एक अच्छा आइडिया, एक कारगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट चलाता है। लेकिन दशकों तक बिजनेस की दुनिया में जीने, इन्वेस्ट करने, नाकाम होने, जीतने के बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, लंबे समय तक बिजनेस को चलाने वाली चीज है मकसद। ये स्पिरिचुअल है। ये वो इरादा है जो आपके हर काम के पीछे है। मैंने ये सबसे तीव्र तरीके से सीखा है युद्ध के मैदान में। जब आप युद्ध की ओर उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, ये जानते हुए कि शायद वापस ना आ पाए, तो अहंकार, स्टेटस, घमंड के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां आप समझते हैं कि किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने का क्या मतलब होता है। आप जिम्मेदारी का, मिशन का असली मतलब समझते हैं। हर क्रू मेंबर एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। हर फैसला सबकी जिंदगी ले सकता है, लेकिन यही कनेक्शन, यही एकता जो हमें डर के सामने भी अंदर से अजेय बनाती है। ये एक साथ डरावना और गहरा एहसास था। ये स्पिरिचुअल था। जब मैं युद्ध से निकला और बिजनेस की दुनिया में आया तो मुझे इसकी कमी खलने लगी। मकसद वाली चीज का हिस्सा बनने की, ऐसा कुछ बनाने के जो मुनाफे से परे हो। और जब मैं इस भावना से फिर से जुड़ा, लोगों की सेवा करने की ट्रू इच्छा से, तो चीजें फिर से मायने रखने लगीं। इसीलिए मैंने एक्सेलरेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाया। ये सिर्फ एक और कंपनी नहीं थी, ये एक मिशन था। मैं वो सिखाना चाहता था जो हमें कभी नहीं सिखाया गया। मैं आम लोगों को दिखाना चाहता था कि वो भी अमीरों की तरह सोच सकते हैं, कि उन्हें भी आज़ादी, स्वतंत्रता, आर्थिक सुरक्षा का हक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका बिजनेस को बचाने से क्या लेना देना? सब कुछ, क्योंकि मकसद ही है जो आपको तब भी खड़ा रखता है जब पैसा देर से आता है, जब क्लाइंट कैंसिल करता है, जब पार्टनर छोड़ जाता है। मकसद ही है जो आपको उन दिनों भी बिस्तर से उठने की ताकत देता है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। ये वही है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है जब दुनिया कहती है कि आप रुक जाइए। समस्या ये है कि कई लोग अपना बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के इरादे से शुरू करते हैं, और पैसे कमाना चाहना गलत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ यही हो तो आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, भटक जाएंगे, क्योंकि पैसे में अकेले में कोई जान नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती जो उसे संभाले। और जब मुश्किलें आएंगी, और वे हमेशा आती हैं, तो आप हार मानना चाहेंगे, क्योंकि जो आपको वहां तक लाया था वो आपको वहां बनाए रखने के लिए काफी मजबूत नहीं था। मैं ये हर जगह देखता हूं, टैलेंटेड लोग, अद्भुत आइडियाज, जबरदस्त एनर्जी, लेकिन कोई क्लियर क्यों नहीं, कोई डीप रीजन। और यही कमी है, मकसद।
वो अदृश्य बंधन जो आपको जोड़ता है, जो आप कर रहे हैं उससे। और जब ये बंधन होता है तो लोग महसूस करते हैं, क्लाइंट महसूस करते हैं, पार्टनर महसूस करते हैं, और सब कुछ ज़्यादा मजबूत होता है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं जो करता हूँ क्यों करता हूँ? मैं किस पर असर डालना चाहता हूँ? मैं क्या छोड़ना चाहता हूँ? जब आप इन सवालों का जवाब सच, हिम्मत और ईमानदारी से देते हैं तो सब बदल जाता है। फैसले साफ होते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और पैसा मंजिल नहीं, नतीजा बनकर आने लगता है। डिलॉयट की एक रिसर्च में पता चला है कि क्लियर और अच्छे से परिभाषित मकसद वाली कंपनियों के लगातार और टिकाऊ विकास की संभावना 3 गुना ज़्यादा होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये हकीकत है। लोग खाली प्रोडक्ट से, सिर्फ बेचने वाली ब्रांड से थक गए हैं। वे किसी ऐसी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं जो वैल्यूज़, मिशन, ऑथेंटिसिटी को दिखाती हो। और ये किसी भी बिजनेस के लिए है, छोटे से लेकर बड़े तक। लोगों को लगना चाहिए कि वे जो खरीद रहे हैं वो किसी की मदद कर रहा है, किसी बड़े काम की सेवा कर रहा है, और आपको उद्यमी के तौर पर इसे सच के साथ कम्युनिकेट करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर नहीं, बल्कि आपकी आस्था के प्राकृतिक विस्तार के तौर पर। और देखिए, मैं पहला हूं जो कहूंगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं गलती करता हूं, मैं चिढ़ता हूं, मुझे अनिश्चितता होती है, मेरे भी उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं खोई, सेवा करने की ये इच्छा, ये एहसास कि जो मैं करता हूं वो मुझसे परे जाना चाहिए, कि ये किसी की जिंदगी बदलना चाहिए, चाहे वो बदलाव कितना ही छोटा क्यों ना हो। मुश्किल घड़ी में जब राह भटक जाती है और सब कुछ बेढंगा लगता है, तो नई नई तकनीकें, कोर्स या बिजनेस की तरकीबें काम नहीं आती। असल में जवाब है अपनी आत्मा की गहराई में झांकने में, खुद को ईमानदारी से परखने में। अपना जीवन लक्ष्य क्या है, दुनिया में क्या निशानी छोड़ना चाहते हैं, अपनी कंपनी को एक मकसद, एक मिशन कैसे बनाएं? इस सवाल का जवाब, चाहे वो अधूरा ही हो, मिलते ही नजरिया बदल जाएगा।